आज हम सब लोग लगातार 3 महीने के करीब इस आंदोलन को चलाते हुए दिल्ली के चारों तरफ से किसानों ने अपनी समस्या को लेकर जो मांग लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, उस पर हमारी ये गूंगी बहरी बहुरूपिया झूठे और बेईमानों की सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम लोग इस सरकार के कान में तेल डालने के बाद भी ये सुनने को तैयार नहीं है। आज ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इसके पूर्व में भी हमारे जवानों ने देश को बचाने का आंदोलन तमाम संगठनों ने किया। हमारे इस देश के तमाम बौद्धिक वर्ग के लोगों ने, जब उनको ये लगा कि ये संविधान पर भी खतरा है, संविधान को भी बदलने की तैयारी है, तो संविधान बचाओ के भी आंदोलन किया। हमारे तमाम इस देश के फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम मजदूरों और कर्मचारियों ने भी, जब उनको लगा कि ये बहुरूपिया सरकार हमारी सरकारी संपत्ति को बेच करके इनका निजीकरण कर रही है, चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है, तो उन लोगों ने निजीकरण के सवाल पर भी आंदोलन किया। हमारे रेल के कर्मचारियों को जब ये लगा कि बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने वाला व्यक्ति हमारे बाप दादा की कमाई को भी बेच रहा है, तो रेल कर्मचारियों ने भी आंदोलन किया। हमारे किसी भी क्षेत्र के जब एयरपोर्ट के कर्मचारियों को ये लगा कि हमारे इस देश का बेईमान झूठा व्यक्ति इसको बेच रहा है, हमारे इस देश के पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों को जब लगा कि इस देश का बेईमान व्यक्ति लाल किला को बेच रहा है, तो सब ने अलग अलग आंदोलन चलाया। और आज वो कोई भी वर्ग जो आंदोलन अभी तक कर रहा था लगातार 6 वर्षों तक, अंतिम समय में जब किसान, हमारी धरती माता जिस पर ये देश जिंदा है, तब मेरे दोस्तों आज हमें वो सरदार भगत सिंह याद आते हैं, जिन्होंने इस धरती माता के बचाने के लिए अपने पिता के साथ खेत में काम करते वक्त कहा था, जो उनके पिता ने पूछा था कि बेटा इस खेत में तू क्या बो रहा है, तो दूब लगाते हुए उस बच्चे ने कहा था, बेटा पिताजी मैं इसमें बंदूकें बो रहा हूं। किसके लिए? उन फिरंगियों के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों, वो बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, उन फिरंगियों के साथ ही, उन्हीं फिरंगियों के साथ जिस समय हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह हमारे इस धरती माता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, एक सपना नौजवान पाल के बैठा था, उसी समय उन फिरंगियों के साथ 1928 में 1930 के नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी जी 300 किलोमीटर की यात्रा नमक सत्याग्रह लेकर 12 मार्च 1930 को निकलने वाले थे, तो उसके पीछे उनका जो लोग काम कर रहे थे गांवों में, और उसके जो नायक के रूप में काम कर रहे थे, उनको इनके पूर्वज जो आज दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, इनके पूर्वज का एक संगठन है जिसे हम रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम कहते हैं। आरएसएस का मतलब एस स्क्वायर 3 नहीं है, आरएसएस है, यानी रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम, जिसके दूसरे शब्दों में हम नेस्लीय सर्वोच्चता का सिद्धांत कहते हैं। जिनके विचारों में ये अभिव्यक्ति है, उनके विचारों के अंदर ये बात छिपी है, वो इस देश में रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं। और देश तो वही विचार है, उस विचार को हम किसान मानने को तैयार नहीं है। तब इस विचार को जिन्होंने स्थापित किया था, इस दुश्मनों के विचार को, जिनकी सत्ता चल रही है, उनके उस समय के तत्कालीन संघ के प्रमुख का नाम था सदाशिवराम गोलवलकर। सदाशिवराम गोलवलकर ने 7 मार्च 1930 के एक दिन पहले 6 मार्च 1930 को गुजरात के रास गांव में महात्मा गांधी के आंदोलन की तैयारी कर रहे एक नायक, इस देश को समृद्धि, इस देश की रियासतों को मिलाने वाले
सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुखबरी करवाकर रास गांव से गिरफ्तार करवाया था, उस व्यक्ति का नाम था सदाशिवराम गोलवलकर। दोस्तों, हमें इतिहास से सीखने की जरूरत है और इस देश में जितने भी आंदोलन हैं ये हमेशा बांटने का काम किए हैं। इस आंदोलन की मजबूती ये है कि आज इनके बांटने से हम सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के रूप में नहीं बटे हैं। हम सबसे पहले कोई धर्म मानने से पहले हम इस देश के किसान हैं। हम रोटी खाते हैं, हम अनाज खाते हैं और रोटी तुम भी खाते हो। हम कमाते हैं, वही रोटी खाते हो, लेकिन हमें गुलाम बनाकर। और दोस्तों, इनका एक पिछला इतिहास और बताना चाहता हूं, क्योंकि मंच के पास समय कम है। लेकिन दोस्तों, आपसे वो बात कहने के लिए, इनके इतिहास को बताने के लिए मैं माफी भी चाहता हूं अपने मंच के संचालक महोदय से। इनका पुराना इतिहास ये है, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात के कुछ पॉकेट्स में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया था, जिन्हें हम 60 में शेष के नाम से जानते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत इन्होंने अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में 300 घरों को उजाड़ कर अडानी का टाउनशिप बनाया है। कोई साथी जिसको विश्वास ना हो वो देख सकता है। और उस बात के रिसर्च करने के लिए आपके सामने जो लड़की खड़ी है, मंजू बेन जी, उधर हाथ उठा दीजिए, उधर हाथ उठा लीजिए। ये मंजू बेन पाल जी ने मुझे बताया, क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। इन्होंने कहा, पटेल जी आइए मैं इनका कारनामा आपको गुजरात की धरती पर दिखाना चाहता हूं। इन्होंने मुझे अडानी टाउनशिप के अंदर एक भरत पटेल नाम के 7वें फ्लोर पर ले गई और उस फ्लोर से इन्होंने खिड़की से चोरी से मुझे दिखाया कि 300 घर जले हुए अभी भी पड़े हैं। वो घर चले गए हैं जिनको घेर कर मार दिया गया वहां के गरीब जनता को। ऐसे आदमी ने इस देश के लोगों को, युवाओं को 15 लाख के नाम पर, आम जनता को बुलेट ट्रेन के नाम पर, किसानों को भगवान के नाम पर अलग अलग जुमलों से फंसाकर ईवीएम का सहारा लेकर देश पर कब्जा किया। ये जो देश पर कब्जा किया, इसकी रणनीति को चंद लोग ही देश के बौद्धिक वर्ग समझते हैं। और दोस्तों, ये पुराने हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा है कि चंद एक नेतृत्व वर्ग जो विशाल होता है, जो सोचता है, जो थ्योराइज करता है, जो बातों को स्पेशल ढंग से रखता है। मैं अभी इस मंच पर पहुंचा हूं, ये किताब आपके सामने आई है। इस किताब को हमारे साथी ने लिखा है, जिनका परिचय होगा। इस किताब के ऊपर का पेज देखकर आप समझ सकते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। अर्थात हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा है, लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं लड़ सकते हो तो आवाज दो, आवाज भी नहीं दिख सकते हो तो कलम उठाकर लिखो, कलम उठाकर भी नहीं लिख सकते तो अपने गांव में चौकी और चौपाले में चर्चा करो। इस आंदोलन में हर चीज की जरूरत है, तन की भी जरूरत है, मन की भी जरूरत है, जो किताबों में अभिव्यक्त होती है, और धन की जरूरत है, जिससे हम खाना पीना खाते हैं। और हमारे तमाम साथियों ने लंगर खोल रखा है। अब अंतिम सवाल जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये बार बार नफरत की राजनीति को जब सफल व्यक्ति नहीं हुआ है तो उसने हमारे साथ एक दांव चला है।